Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज है डेट 31 मई 2020। आज हम करेंगे दैनिक जागरण का डिस्कशन। तो हमारा टैग लाइन है, आओ दैनिक जागरण को द हिंदू बनाएं। और जो डिस्क्रिमिनेशन है दैनिक जागरण के और हिंदू के बीच में, द हिंदू के बीच में, उसको डिस्क्रिमिनेशन को हम मिटाएं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम एक बार कोरोना के केसेस देख लेते हैं कि कितने हो गए हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो 60 लाख केसेज हो गए हैं। अमेरिका अकेले में 17 लाख केसेज हो गए हैं और ब्राजील है सेकंड नंबर पर 4 लाख केसेज। इंडिया में 1,76,000 केसेज हो गए हैं। दिल्ली में 18,000 केसेज हो गए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें, अगर राज्यों में, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है 65,000 केसेज के साथ। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु और दिल्ली के बाद गुजरात 4th नंबर पर है 16,000 केसेज के साथ। तो ये सभी था। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, जो याद रखना आपको थोड़ा सा, वो है कि लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ गया है और यहाँ पर 3 चरणों में अटेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन अटने के लिए भी 3 चरण बनाए गए हैं। उसमें से कौन कौन से चरण हैं? फर्स्ट जो चरण है वो 1 जून से सभी बाजारों को खोलने के बाद 8 जून से मंदिर वगैरह ये सब खुलेंगे, होटल रेस्तरां। सेकेंड चरण में क्या होगा कि राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर कब खुलेंगे उनके लिए। तो अभी इसका डिसीजन नहीं लिया गया है। जुलाई में निर्णय लिया जाएगा इसके बारे में। जुलाई में मीन्स जून तक तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार, ये सभी, इनके लिए भी जो डेट है वो फिक्स नहीं है। तो केवल फर्स्ट चरण की जो डेट है वो फिक्स हुई है कि क्या आगे होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी को आप ध्यान रखना। साथ में देश भर में 30 जून तक रात 9:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो ये सभी आपको बातें याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे यूपीएससी के लिए वो है, पेंगोंग तसो झील हालात जानने पहुंचा नौसेना का दल। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आप समझ जाओगे, लेकिन यहां पर हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये जो पूरा मामला है हम जो देख रहे हैं, वहां पर ब्रिटिश ये अक्साई चीन है, ये हमारा लद्दाख वाला जो पार्ट है उसका पूर्वी भाग है, ये सारा ये पूरा पूर्वी भाग है। जो चाइना है, चाइना ने हमारे अक्साई चीन वाले पार्ट पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो इंडिया का दावा है कि ये हमारा रीजन है अक्साई चीन। 1962 के वार में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश के द्वारा जो ऑफर किया गया था ये है व्हाइट लाइन। सिंजियांग एंड तिब्बत रोड बनाया गया है। यहाँ पर ये वाला जो रोड है ये सिंजियांग तिब्बत रोड है जो चाइना ने बनाया है। उसके बाद चाइना ने नवंबर में यहाँ पूरा जो युद्ध हुआ था उसमें ये जमीन छीन ली थी। उसके बाद जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये है हमारा जो रेड है प्रेजेंट में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसी को बताया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अभी प्रेजेंट में हमको पता है समस्या की जो गोलान घाटी है वहाँ पर चाइना की प्रेजेंस हो गई है और चाइना यहाँ पर अपना दावा बताता है एलएसी से आगे जाकर। और हमें पता है कि एलएसी के बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों देश के बीच में कुछ एलएसी का पार्ट क्या है, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर जब दोनों आर्मी आती है, दो पेट्रोलिंग के लिए, जांच के लिए, देखने के लिए, तो यहाँ पर जब दोनों आर्मी एंटर करती है तो क्या हो जाता है, दोनों के बीच में गतिरोध। जो सेकंड है पेंगोंग लेक, यहाँ पर एक दल जांच करने के लिए गया है। जैसे मान लीजिए पेंगोंग लेक है पूरी, तो इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मीन्स मार्केशन किया हुआ है कि ये यहाँ का एरिया यहाँ तक है, यहाँ का। तो चाइना आगे बढ़कर जो इसकी फिंगर मीन्स यहाँ एक तरह से पोल की तरह होते हैं जो साइन बने हुए हैं, तो ज़्यादा अंदर तक आकर अपना दावा बताता है। और जो पोल उसका नहीं है, जो फिंगर उसकी नहीं है, उसको भी ये क्या करता है, अपना पार्ट बताता है। तो इसीलिए ये थोड़ा मामला क्या बना हुआ है, गतिरोध का मामला बना हुआ है। तो यहाँ पेंगोंग लेक आप याद रखना, गोलन घाटी याद रखना, अक्साई चीन आपको याद रखनी है। और कल ही हमने बात की थी दाऊद बैग ओल्डी से लेकर हमने जो हमारा सियोक रिवर है वहां तक हमने क्या बना लिया, रोड। जबकि यहां पर चाइना भी रोड बना लिया है, सिंजियांग तिब्बत रोड। तो ये थोड़ा सा मामला था किसका, कॉन्फ्लिक्ट का, जो हमने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया है। पेज नंबर 2 पर हमारे लिए कोई न्यूज नहीं इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए हम इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। पेज नंबर 3 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो सभी यहां पर देखना क्या क्या न्यूज है। कि आर्टिकल 370 हमने कल भी डिस्कशन किया था कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर जो है उस पर हमारे संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं होते थे। जैसे फंडामेंटल जो हमारा डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, जो इमरजेंसी सिचुएशंस लगती थी
इमरजेंसी लगती थी, इसके द्वारा जो वित्त इमरजेंसी लगती थी वो भी यहाँ पर नहीं लगती है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे कि कौन वहाँ पर संपत्ति खरीद सकता है, कौन वहाँ का स्थायी निवासी होगा। ये सभी आर्टिकल 370 और 35A में था, इन दोनों को ही हटा दिया गया। करतारपुरा कॉरिडोर, पंजाब और पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर बनाया गया ताकि कुछ सिखों का एक गुरु है, वहाँ पर सिखों के जो गुरु है उनके वहाँ पर मान्यता ज़्यादा है और उसी के लिए धार्मिक रूप से करतारपुरा कॉरिडोर को दोनों के बीच में खोला गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। साथ में इसमें क्या कहा गया है कि NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये पहले केवल इंडिया में ही रहकर क्या कर सकती थी, जांच कर सकती थी, लेकिन अब ये विदेशी धरती पर जाकर भी जांच कर सकती है आतंकवादी घटनाओं की। साथ में आतंकवादी सरगना मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम आदि को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। ये गृह मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि है। पहले क्या होता था, याद रखना कि जो NIA था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें एक तो ये विदेशी धरती पर जाकर आतंकवादी किसी घटना की जांच नहीं कर पाती थी। अगर इंडिया की आतंकवादी घटना का तार कहीं दूसरे देश में जुड़ा हुआ है तो वहां नहीं जा सकती थी NIA। दूसरी बात, NIA के तहत केवल ये किसी संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकती थी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं। लेकिन अब किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और साथ में ये विदेशी धरती पर भी जाकर आतंकवादी घटनाओं का जांच कर सकती है। तो ये दोनों बातें हमको याद रखना है। इसके अलावा जो इन्होंने कहा है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम हमने कल भी देखा था कि इसके तहत जो 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था, कि हमारे देश में जो नागरिकता मिलने के लिए जो अधिनियम बना हुआ था उसमें अमेंडमेंट किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया कि तीन देशों के जो तीन देश हैं वहां के अल्पसंख्यक मीन्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों के जो लोग हैं अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया है, 6 कम्युनिटी कौन कौन सी उसमें है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस। इन 6 कम्युनिटी को क्या दिया जाएगा, नागरिकता दी जाएगी इंडिया की। मीन्स जो नागरिकता के जो नागरिकता के जो नियम है उनको सरल कर दिया गया। मीन्स अगर ये 6 कम्युनिटी के लोग अवैध रूप से अगर इंडिया में रह रहे हैं तो भी उनको, अगर वो 2014 से दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में रह रहे हैं, 2014 से पहले से, तो उनको क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी। मीन्स 2014 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग होंगे इन 6 कम्युनिटीज के, उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉ था जिसको बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नागरिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये याद रखना। आगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एक न्यूज, वो है यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है नल से जल लक्ष्य को जल्दी पूरे करेंगे कई राज्य। तो ये क्या है, जल जीवन मिशन। ये आपको समझ में आ जाएगा पूरा आर्टिकल। ये है क्या, ये हम देखते हैं। जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन जो है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मींस राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसमें क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है और इसको चालू करने का जो दृष्टिकोण है सामुदायिक संचालन। मींस इसके तहत जो समुदाय है किसी गांव का, किसी शहर का, उस समुदाय के लोग इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। मींस जैसे गांव में कोई योजना आ रही है, जैसे सड़क निर्माण, तो गांव के कई लोगों की कमेटी बनाई दी जाती है कि कैसे सड़क बनेगी, क्या ध्यान रखना है। तो वो सामुदायिक है, किसी समुदाय को जोड़ना क्या है, सामुदायिक दृष्टिकोण। जो जल जीवन मिशन है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, और अब तो ग्रामीण नहीं पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को 2024 तक, तो यहां ग्रामीण और शहर भी जोड़ लेना, क्या शहर और ग्रामीण के जितने भी घर हैं उन सभी को 2024 तक फंक्शनल टैप कनेक्शन, मींस जो नल का, टैप का मतलब क्या होता है, नल वाला पानी, तो नल वाला पानी उपलब्ध कराना इस मिशन का मेन प्रमुख काम है। मींस पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2014। तो यहाँ रूरल भी है और अर्बन भी है, याद रखना। तो केवल यहाँ रूरल लिखा हुआ है, लेकिन शहर और ग्रामीण जितने भी लोग होंगे जिनको टैप वाटर नहीं मिला हुआ है उन सभी को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, मीन्स नल के थ्रू पानी पहुंचे उनके पास। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, याद रखना, इसमें
क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रा, जो लोकल इंफ्रा है उसको क्रिएट किया जाएगा, लोकल इंफ्रा को क्रिएट किया जाएगा। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रा मीन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको कैसे रोका जाए, जो पानी है उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, उसके लिए तालाब बनाए जाएंगे, उसके लिए वाटर सेट बनाए जाएंगे ताकि उनमें पानी भरा जा सके। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मीन्स जो ग्राउंड वाटर है उसका कैसे लेवल बढ़े उसके लिए काम करेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वाटर टू रीयूज इन एग्रीकल्चर, जो भी घरेलू जो लोग हैं, जो घर हैं, उनमें से जो पानी निकलता है उस पानी का एग्रीकल्चर में हम कैसे यूटिलाइज कर सकें उसके लिए भी ये काम करेगा। तो ये था जल जीवन मिशन। तो इसमें आप आसानी से देखना ये सभी पॉइंट्स हैं, लेकिन कई राज्यों ने अपना टारगेट क्या बनाया 2022, जबकि हमने कितना था 2024-25, लेकिन कई राज्यों ने इसमें 2024 का 2020-21 का भी टारगेट बनाया, कईयों ने 2022 का टारगेट बनाया है पूरा करने के लिए। इसके साथ हमें एक जो दूसरी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसको भी हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लाई गई है, इसका नाम है अटल भूजल योजना। देखो वहां पेयजल जल जीवन मिशन था मीन जीवन के लिए जल, यहाँ अटल भूजल मीन जमीन से संबंधित है भूजल। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक सेंट्रल सेक्टर मीन 100% पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इसको चलाया जाएगा और इसका कुल खर्च का जो व्यय है 50% वर्ल्ड बैंक भी देगा। इसमें क्या किया जाएगा, सामुदायिक भागीदारी से जल भूजल जो प्रबंधन है मीन जो भूजल है, जो जमीन वाला अंदर जल है उसका प्रबंधन करना। तो क्या होगा इसमें, इसके दो घटक हैं, एक संस्थागत सुदृढ़ीकरण में समता निर्माण, जो संस्थाएं हैं पंचायत राज उनको वित्त देकर उनको मजबूत करना ताकि पंचायत स्तर पर वो योजनाएं बना सके। दूसरा इसमें क्या है, प्रोत्साहन घटक। प्रोत्साहन घटक क्या है इसमें कि इसमें प्रोत्साहन घटक क्या है कि डाटा प्रसार, जल सुरक्षा योजना तैयार करना, जल बजट, ये सभी का जो अच्छा काम करेगा उसको इसमें क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना को समझना है क्या है, अटल भूजल। जिन राज्यों में जो जमीन में जो जल है उसका स्तर बहुत नीचे चला गया है तो उस जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए ये योजना लाई गई है। और केवल 7 राज्यों को कवर करेगी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी और कर्नाटका। तो ये याद रखना पूरे इंडिया में इस योजना को अभी लागू नहीं किया गया है। यूपीएससी केवल स्टेटमेंट बनाकर दे देगी कि इसे पूरे इंडिया में ये लागू किया गया, लेकिन अभी केवल 7 स्टेट में इसको लागू किया गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों जल जीवन मिशन और अटल भूजल मिशन दोनों हमको याद रखने। पेज नंबर 4, किसी टाइप का कोई न्यूज नहीं हमारे लिए। हाँ, एक न्यूज आप देख सकते हो, उसको याद ही कर लेना हमेशा। यहां पर केवल और केवल हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन शुरुआती संक्रमण में रोकने में कारगर। बस इतना सा याद रखना कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोरोना की वैक्सीन नहीं है, तो इस दवा को भी हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कई साइंटिस्ट ने बोला है। पेज नंबर 5, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। पेज नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। पेज नंबर 7 पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इनमें अपना टाइम वेस्टेज ना करें। अगेन जो पेज नंबर 8 है, कामगारों की महत्ता को समझने में देरी, तो यहां पर ऐसी बात नहीं है, इन्होंने जो बातें लिखी है वो सही है, बट पूरी तरह ऐसा नहीं हुआ। कामगारों का हमने ध्यान भी रखा है, हमने कई बार इसका डिस्कशन किया है कि कामगारों के साथ मींस जो लोग हैं उन्होंने कई दूरियों तक सफर किया है, कई बार उनको घर रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिला, कई बार उनको खाना नहीं मिला, पेयजल नहीं मिला, चलने के लिए संसाधन नहीं मिले, ये सभी के कारण कई लोग मारे गए, ट्रेन की पटरियों पर सो रहे थे। तो इसके कारण हमने सही में ये कह सकते हैं कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स थी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उन सभी का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर याद रखना, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है ये हमको याद रखना कि यहां पर 2 कानून आप हमेशा याद रखना, 1979 का अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम और 2008 का असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। दोनों को याद रखना कि इनको पूरी तरह लागू नहीं कर पाए, ये कागजी रूप में शामिल हुए। तो कभी भी जब हमारे श्रमिकों की बात होगी तो दोनों कानूनों को आप लिख सकते हो। केवल यहां एक वर्ड याद रखना, क्या, अंतर राज्य प्रवासी मीन्स जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है वो श्रमिक, और एक असंगठित श्रमिक। तो 2008 अगर डेट भी याद नहीं रहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अंतरराज्य जो श्रमिक है वो कानून, एंड एक जो है उसको डायरेक्ट लिख सकते हो असंगठित श्रमिक कानून। बस इतना सा भी लिख दिया आप तो भी चलता है यूपीएससी में।
साथ में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 9 पर हमारे लिए आज हम देखते हैं कि कैसे। देखो मैं फिर बता रहा हूं, हमारी कोशिश तो ये है कि दैनिक जागरण को हम द हिंदू बनाएं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कभी कभी द हिंदू में और दैनिक जागरण में डिफरेंस इसीलिए हो जाता है कि इस टाइप के कई बार आर्टिकल्स लिख देते हैं, इसके कारण उस दिन थोड़ा सा स्तर गिर जाता है। इसकी जगह थोड़ा सा और अच्छा कोई आर्टिकल लिख दे तो शायद हम इसका डिस्कशन करते, बट हम फिर भी अच्छी न्यूज बनाएंगे आगे। यहां पर ही हमारे लिए किसी काम का नहीं है पूरा पेज ही, इसको तो हटा ही देना है। पेज नंबर 10 डायरेक्टली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमें क्या याद रखना है कि इकोनॉमी की रफ्तार, हमने कल बात की थी कि इकोनॉमी की रफ्तार हमारी बहुत कम हो गई है, 3.1% आई है जो लास्ट तिमाही थी, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो सबसे लास्ट आया है 11 सालों में, तो 11 सालों में सबसे कम आया है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है समझने वाली कि जीडीपी होती क्या है, तो वो मैंने कल भी बताया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में हमारे देश की जो घरेलू सीमा है, मीन्स हमारी जो बाउंड्री है, उसमें एक साल में जितनी वस्तु और सेवाएं बनती है उसका अंतिम बाजार मूल्य क्या होता है, जीडीपी। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारी घरेलू सीमा लेते हैं, उसमें वस्तु और सेवाओं को दोनों को इंक्लूड किया जाता है और अंतिम बाजार मूल्य को मापा जाता है। कल भी मैंने बताया था कि वीट से अगर आटा बन रहा है, आटे से ब्रेड बन रही है, तो हम फाइनल प्रोडक्ट किसका लेंगे, ब्रेड का। मीन्स ब्रेड कितने पैसों में बिक रही है, ना कि हम तीनों का एक साथ जोड़ें, क्योंकि वीट का भी पैसा जोड़ लिया, आटे का भी पैसा जोड़ लिया, फिर ब्रेड का भी जोड़ लिया, तो तीनों का जोड़ने से क्या होगा, हमारे जीडीपी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि ब्रेड में आटा शामिल हो गया, वीट भी शामिल हो गया और इसकी कीमत तो ज़्यादा रहती है। तो इनको पहले से शामिल कर लिया तो अगेन बार बार हम रेट क्यों जोड़ें। तो याद रखना, जैसे अगर मारुति कार बन रही है यहाँ पर, तो मारुति कार में पहले जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे पहले उनका पैसा हमने अलग से जोड़ लिया, फिर मारुति कार का 10 लाख अलग से जोड़ लिया, तो ऐसे तो सारे जब पार्ट्स हम जोड़ने लगेंगे तो हमारा तो जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। इसलिए लास्ट में जो बाजार में कोई सेवा जो वस्तु बिकेगी उसके कीमत को हम जोड़ेंगे। तो याद रखना, एक साल में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पन्न होने वाली वस्तु और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य ही क्या है, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद जितने भी डाटा दे रखे हैं हमारे किसी काम का नहीं है, कोई आपको यूज नहीं करना है। यहां पर याद रखना कि जल्द सार्वजनिक होगा ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट। अभी क्या है, ई कॉमर्स पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आ रही है। ई कॉमर्स क्या होता है वो आप सभी को पता होगा कि यहां पर कंप्यूटर से बैठे बैठे हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ का ऑर्डर कर देते हैं, चाहे अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, इन सभी पर कोई वस्तु मंगवा लेते हैं, खाने की वस्तु मंगवा लेते हैं, कई बार हम कपड़े मंगवाते हैं। तो अभी क्या होगा कि ई कॉमर्स पर कई बार क्या होता है, हमने किसी ने कोई ऑर्डर किया, ऑर्डर गलत आ गया, फ्रॉड है, बहुत सारे लोगों को साथ फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन, बहुत सारी कंपनी आपस में ऐसे ऐसे सस्ते में बेच रही है कि दूसरी कंपनी को नुकसान होता है। इन सभी से बचने के लिए जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है उसके द्वारा ई कॉमर्स पॉलिसी लेकर आ रही है, ताकि जो लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है, जो लोगों का डाटा है, ई कॉमर्स के आधार पर जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसकी सुरक्षा कर सकें और लोगों के जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनका भी संरक्षण कर सके। तो आप याद रखना, कभी भी जब ई कॉमर्स से संबंधित कोई बात आए तो याद लिख लेना, ई कॉमर्स पॉलिसी पर अभी काम चल रहा है। यहां पर और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कोई ऐसा नहीं है जो हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 11 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। WHO बाहर हो गया है, किससे, WHO ने अपने जितने भी संबंध थे, WHO से जितने भी संबंध थे यूएसए के, उसने अपने से बाहर हो गया है। यूनेस्को से अमेरिका बाहर हुआ था, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था 2019 में। अब WHO से अमेरिका फिर बाहर हो रहा है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज हैं। हमारे लिए WHO क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम WHO पर थोड़ा निगाह डालते हैं कि WHO है क्या, काम क्या करता है। तो यहां पर देखना, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब बना। इसकी स्थापना हुई 1948 में। यूनाइटेड नेशंस की ये विशेष एजेंसी है, मीन्स ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, उसके अंदर काम करती है। और लीगल स्टेटस क्या है इसका, एक्टिव, मीन्स अभी काम करती है। हेडक्वार्टर इसका क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सभी बातें आप याद रखोगे। इसका मेन काम क्या है WHO का, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को लेकर काम करना। जो गरीब देश है जहाँ की हेल्थ खराब है उनमें कैसे काम कर सकें। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, WHO से अमेरिका बाहर हो गया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम है कि
जो अमेरिका फंडिंग करता है, जो अमेरिका इसको पैसे देता था इसमें, वो पैसा की अब कमी हो जाएगी, क्योंकि WHO का जो पैसा है कई गरीब देशों में भूखमरी को रोकने के लिए काम आता था। वहां पर जो स्वास्थ्य खराब है, चाहे पोलियो हो चाहे एड्स हो, उन सभी को रोकने के लिए काम आता था। साथ में जो रिसर्च और डेवलपमेंट पर वो पैसा जाता था WHO में, वो कम हो जाएगा। मीन्स कहीं ना कहीं ये मानवता के लिए एक अच्छा कदम नहीं है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे याद करके रहना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, वो आप याद रखना कि यहां पर महामारी के दौर में हिंद महासागर में मौजूदगी बढ़ा रहा है चाइना। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना हमेशा, कल भी हमने पढ़ा था कि 5 फिंगर पॉलिसी की हथेली जो है चाइना की, वो क्या है? तिब्बत। और यहां पर एक अंगुली कौन है? हमारा अरुणाचल प्रदेश को मानता है, दूसरी अंगुली भूटान को मानता है, तीसरी अंगुली हमारा जो नेपाल है उसको मानता है, चौथी अंगुली जो हमारा लद्दाख वाला इलाका है उसको मानता है, इस तरीके से। और पांचवा जो पार्ट था वो तिब्बत, उसको हथियाई लिया है। सॉरी, जो 5th नंबर का पार्ट है, एक हमने देख लिया क्या, यहां पर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद भूटान, उसके बाद हमारा जो सिक्किम, उसके बाद नेपाल एंड लद्दाख। तो ये एक हथेली कौन सा? तिब्बत। और 5 पार्ट है, इनमें से तिब्बत को तो तिब्बत के बाद जो लद्दाख का अक्साई चीन तो हड़प ही लिया है, बाकी 4 पर भी इसकी निगाहें हैं। मीन्स जो 5 फिंगर पॉलिसी है वो चाइना की विस्तारवादी नीति है। जैसे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, उसी तरह चाइना की विस्तारवादी नीति है, और ये चाहता है कि इन सभी पर उसका हस्तक्षेप हो। लेकिन हम देखेंगे कि दक्षिणी चीन सागर में इसकी हमेशा क्या बढ़ रही है? बहुत ज्यादा गतिविधियां बढ़ रही है। दक्षिणी चीन सागर में क्या गतिविधियां, वो देखेंगे। हिंद महासागर में क्या गतिविधियां, ये भी हम देखेंगे। और ये देखो, कृत्रिम द्वीप बना लिया इसने, कहां पर? दक्षिणी चीन सागर में, ये हम देखेंगे। हिंद महासागर में कई देशों के साथ इसने अपने वहां पर सैन्य अड्डे बना लिए हैं। वहां पर इसने क्या किया है कि अपने पोर्ट्स बना दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम पहले क्या समझेंगे? दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में चाइना ने क्या किया है? देखो, साउथ चाइना सी, चाइनाज क्लेम्स एंड डिस्प्यूटेड आइलैंड, ये रेड लाइन है। क्या हमने पहले भी देखा था कि कोई भी देश की अगर ये लाइन है, मींस उसकी विस्तार है। तो जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये विस्तार है, इसके चारों तरफ समुद्र है इंडिया की तरफ, तो 20 नॉटिकल माइल्स तक, मीन्स 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का विस्तार रहता है। मीन्स 200 नॉटिकल माइल्स तक जो समुद्र का एरिया वो इंडिया का है। और इस पर जितनी भी मछली पालन हो इंडिया करेगा। तो उसी तरह जो देश है, जैसे वियतनाम है, यहाँ फिलीपींस है, यहाँ मलेशिया है, उन देशों का अगर 200 नॉटिकल माइल्स अगर माने तो यहाँ तक जाएगा ये वाला एरिया। लेकिन चाइना का क्या क्लेम है? साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर, इसमें क्लेम है कि ये जो 9 डैश लाइन है, ये जो 9 डैश लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डैश लाइन, ये जो 9 लाइन बनी हुई है, इसको इतना साउथ चाइना को अपना अधिकार बताता। मीन्स दूसरे देशों की जो 200 नॉटिकल माइल्स है वो भी इसके अंदर समाहित हो गई है। इसलिए देश चिल्लाते हैं कि साउथ चाइना सी को तो पूरा साउथ चाइना सी को पूरा चाइना ही हड़प रहा है। और इसने दूसरे देशों की, वियतनाम की जो 200 नॉटिकल माइल्स है उसके अंदर भी जाकर एक पारासेल जो द्वीप है वो बना लिया, कृत्रिम द्वीप, और स्पार्टले जो आइलैंड है वो यहाँ पर बना दिया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है साउथ चाइना सी में। तो यहाँ याद रखना, चाइना क्लेम करता है इतनी लाइन पर, लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लोब सी, उसके अनुसार जो पास के देश है उनका यहां तक क्या है अधिकार। लेकिन साउथ चाइना सी के अनुसार जो चाइना है वो तो पूरा अधिकार जताता है। तो ये साउथ चाइना सी में साउथ चाइना का भी क्या है, एक तरह से ज्यादा वहां पर दावा वो गड़बड़ है। एक जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में भी अपनी क्या बढ़ा है प्रेजेंस, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये यूपीएससी में आ चुका है। जो हमारा साउथ चाइना सी है उसमें क्या कर रहा है इसने, यहां पर श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह बना लिया। मालदीव में जो माले है वहां पर अपना अधिकार अपना अड्डा बना लिया। पाकिस्तान में ग्वादर, उसके बाद यहां से होते हुए कहां चला जाएगा, रेड सी से होते हुए डायरेक्ट यूरोप से जुड़ जाएगा, यहां पर भूमध्य सागर से होते हुए गल्फ ऑफ एडन। उसके बाद यहां पर थाईलैंड में भी अपना अड्डा बना रहा है, कंबोडिया, उसके बाद यहां पर म्यांमार में अपना अड्डा बना रहा है। तो ये सभी जो चितगोंग है वहां पर, यहां से होते हुए ये क्या कर रहा है, साउथ चाइना से होते हुए
ये पूरा जो हिंद महासागर वाला एरिया है यहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। मीन्स ये एक तरह से क्या है, चारों तरफ जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, जो मोतियों की माला है वो बना रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है, क्योंकि चाइना का जब इसमें पूरी तरह प्रेजेंस हो जाएगा तो यहाँ पर इंडिया के लिए पूरा खतरा हो सकता है, चाहे इकोनॉमिक रूप हो चाहे सिक्योरिटी के रूप में हो, क्योंकि चाइना से थ्रेट्स तो हो ही सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक ऑयल शिपिंग लेन भी बनाया गया है। ऑयल जो जाएगा डायरेक्टली वो यहाँ से होते हुए जाएगा। मीन्स चाइना के लिए यहाँ से डायरेक्टली ऑयल जाएगा यहाँ पर साउथ चाइना सी में से होते हुए हांगकांग। तो ये जो पूरी है ये क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो इसको याद रखना कैसे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में। एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको याद रखना कि भारत का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना तय। मीन्स अस्थायी 2 साल के लिए जो हमारा जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 सदस्य क्या है परमानेंट, जिसमें कौन है, रसिया, अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, जो फ्रांस एंड इटली एंड यूके, ये सभी क्या है इसके परमानेंट मेंबर। लेकिन जो भारत है, भारत का सुरक्षा परिषद का जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं हर 2 साल के लिए। तो उसमें जो टोटल सदस्य हैं 193, तो उनको भी ग्रुप करते हैं, उनका भी ग्रुप रहता है अलग अलग, और उनमें से एक ग्रुप है इंडिया का। जो इंडिया जिस ग्रुप में है वो ग्रुप है एशिया प्रशांत समूह, जिसमें 55 सदस्यों में से 55 सदस्यों ने भारत के ऊपर मोहर लगाई है कि इसमें चाइना और पाकिस्तान भी शामिल है। उन्होंने भी मोहर लगाई है कि इंडिया 2 साल के लिए क्या बने, संयुक्त राष्ट्र में एक अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये आप याद रखना, और चांसेस पूरे हैं कि ये बन जाएगा। भारत 7 बार पहले अस्थायी सदस्य बन चुका है। हर साल चुनाव होते हैं इसके, हर साल चुनाव होते हैं, क्योंकि 10 जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। हर साल 5 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव कराए जाते हैं और 2 साल का इनका कार्यकाल रहता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। पेज नंबर जो 11 है वो हमने अच्छे से कर लिया। पेज नंबर 12 पर हमने पहले भी देखा था कि टिड्डी, ग्रास ऑफर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होते हुए ये सऊदी अरेबिया, यमन, यहाँ से ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ पर इंडिया में अटैक हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, ग्रास ऑफर इस टाइप के आपने देखा होगा कई बार बारिश के समय एक इस टाइप का कीट रहता है जो उड़ता भी है और ये पूरी फसलों को पूरा खा जाता है। तो ये ग्रास ऑफर था, इसका हमने पहले भी देखा था, कई बार इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है कि इसका रूट कौन सा है। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो तो कल का वीडियो भी देख सकते हो। पिछले 3-4 दिन से हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एक जो लास्ट न्यूज है, लास्ट न्यूज आपको ध्यान रखना है, पेज नंबर 13 पर हमारे लिए किसी टाइप की न्यूज अच्छी नहीं है। केवल याद रखना कि इन्होंने बेहतर काम किया है जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए। तो कभी भी कोई नाम आए कि कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, तो उसमें यूपीएससी में भी आप एथिक्स में इनका नाम डाल सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखना जो एक न्यूज़ है अहिल्याबाई, इसका याद रखना कि अहिल्याबाई महाराष्ट्र में जन्मी थी और ये बाद में शादी होने के बाद पहुँच गई थी मालवा, और एक कुम्हेर का युद्ध था जिनमें इनका पति मर गए थे 1954 में। उसके बाद ये इंदौर की शासक बनी थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इनका नाम हम कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, महिलाओं का हमारा योगदान देश में। तो इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने मंदिर, किले, सड़कें, धर्मशाला, लोक कल्याण के कार्य ये सभी किए। तो हमेशा महिलाओं का जब जिक्र आए तो आप अहिल्याबाई होलकर का, वीरांगना, उसका भी नाम आप ले सकते हो। तो ऐसे कहीं ना कहीं से पॉइंट्स हमको मिलनी चाहिए। पेज नंबर 14 हमारा हो गया। इसके अलावा कोई हमारे लिए ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। तो ये सभी न्यूज़ थी माय डियर फ्रेंड्स 31 मई 2020 के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।